बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यही लास्ट टॉपिक है हम लोग का इस चैप्टर में। लास्ट है लेकिन बहुत सारा है अभी, इसी में स्पेक्ट्रम पढ़ना हम लोग को, सारी चीज़ें। लास्ट टॉपिक है ये, लेकिन इसमें स्पेक्ट्रल सीरीज, लाइमन, बामर, ये सब पढ़ना है। अब देखो, रदरफोर्ड का मॉडल हम लोग समझ चुके थे, ठीक। लेकिन उसमें लिमिटेशन ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक जगह पे नहीं है, ये बात तो पता चल गई थी, और वो ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, सही है ना, इतनी बात पता चल गई थी। लेकिन अब सबको ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक चार्ज पार्टिकल है, जब वो मोशन में होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कर रहा होगा, सही है। और कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, एक्सेलरेट कर रहा है वो, तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है, और आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आकर के न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। बट एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखा गया कि इलेक्ट्रॉन कोलैप्स नहीं कर रहा है, मतलब एटम क्या है, स्टेबल है, ये चीज़ देखा गया था। तो रदरफोर्ड अब आते हैं, ये बोहर आते हैं। बोहर ने क्या करा, इन्होंने कुछ अलग नहीं किया था, और बोहर के जो 3 पॉस्टुलेट, अभी एक पहला लिखवा दिया गया है, 2 और पॉस्टुलेट हैं, ये उन्होंने माना था, सिर्फ अजम्पशन था ये, ध्यान से सुन लो, ये एक्सपेरिमेंटली नहीं किया गया था, ये अजम्पशन माना गया था। और किस पर माना गया था ये, उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन एटम को लिया, बोहर ने क्या किया, हाइड्रोजन एटम को लिया, और वहां पे स्पेक्ट्रल एमिशन करा के स्पेक्ट्रल सीरीज बनाया था, जो आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, और क्लास 11th में शायद पढ़ाया गया होगा तुम लोगों को, केमिस्ट्री में भी। क्लास 11th केमिस्ट्री में लाइमन सीरीज, ब्रैकेट, फंड, पास्चन, बामर सीरीज पढ़ाया गया था, जो वही चीज है। तो बोहर ने क्या लिया, हाइड्रोजन एटम को लिया, और इसमें स्पेक्ट्रल सीरीज को बनाया। स्पेक्ट्रल सीरीज का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रल एमिशन, एमिशन कह लो या स्पेक्ट्रल सीरीज कह लो। स्पेक्ट्रल एमिशन करवाया इसमें से, या स्पेक्ट्रल सीरीज बनाया। स्पेक्ट्रल एमिशन का मतलब होता है लाइट, ठीक है ना, अलग अलग वेव लेंथ की लाइट वहां से एमिट हो रही थी, उसी चीज को स्टडी किया गया था, ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज का मतलब क्या होता है कि जब भी कहीं पर अलग अलग वेव लेंथ पर लाइट एमिट हो रही होगी, ठीक। और हाइड्रोजन को ही क्यों लिया, क्योंकि सबसे क्या था, ये सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है कि नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है, और इसमें एक ही प्रोटॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको स्टडी करना क्या होता है, इजी होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका स्पेक्ट्रल सीरीज जो है वो पढ़ना आसान था। अब देखो, बोहर ने फिर क्या किया, बोहर ने बोला कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल है, तो उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या एनर्जी की बात कौन कर रहा था, प्लैंक कर रहा था, क्वांटम थ्योरी कर रहा था, क्वांटम थ्योरी एनर्जी की बात करता था, ठीक है। तो बोहर ने क्या किया, कुछ नहीं, देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम थ्योरी को मिक्स कर दिया एक ही में, मतलब रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें प्लैंक के मॉडल को भी घुसेड़ दिया उसी में, एनर्जी की बात करने लगे ये, इन्होंने कहा एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि अब एक चीज क्या होता है कि सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा, हायर से लोअर में आएगा, चैप्टर नंबर 8 में पढ़े थे हम लोग। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि सर हायर में गया कैसे होगा, तो एटम्स में क्या होता है, कोलिजन होता रहता है, जब भी हल्का फुल्का भी हीट मिलेगा तो एटम्स में कोलिजन होगा, एटम्स में कोलिजन हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एनर्जी गेन करेगा, तो एनर्जी गेन करने पे क्या होता है, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। लेकिन जब वो वापस आ रहा होगा, सही है ना, जैसे मान लो तुमको मैंने 100 रुपये दिए, ठीक, तो 100 रुपये केवल पॉकेट में तो रखोगे नहीं, भाग करके दुकान पे जाओगे, कब तक दुकान पर रहोगे, जब तक वो खर्च ना हो जाए, पैसा खर्च, घर वापसी। तो वही काम होता था कि इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिली, वो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, और जैसे ही एनर्जी रिलीज हुई वो वापस से क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन ये चीज देखा गया था कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाएगा तो एनर्जी का वहां पर रिक्वायरमेंट होगा, एनर्जी का ट्रांजिशन होता है, अगर लोअर से हायर गया तो एनर्जी देनी पड़ेगी, 100 रुपया देना पड़ेगा उसको, जब वापस अंदर आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, पैसा खर्च, वापस आया, सही। तो जब हायर से लोअर में आ रहा था तो एनर्जी एमिट कर रहा था एच न्यू के बराबर, और वो हम लोग देखते भी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा गया था, ठीक है, विजिबल लाइट रेज होती है या अल्ट्रावायलेट होती है, इसी तरह से हमारा फॉर्म होता है। तो बोहर ने ये चीज बोला कि सर हाइड्रोजन पे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे तो स्पेक्ट्रल एमिशन हुआ था, लाइंस दिखी इनको, है ना, अलग अलग लाइट वेव्स दिखाई दी थी, लाइट अलग अलग कलर की यहाँ पे लाइट दिखाई दे रही थी हमको, इस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम बना था हाइड्रोजन का, ठीक है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराया जा रहा था तो लाइन स्पेक्ट्रम बना था इसमें, ठीक।
तो लाइन स्पेक्ट्रम बना, लेकिन अलग अलग कलर का बन रहा था, मीन्स अलग अलग वेवलेंथ का बन रहा था। तो इनके दिमाग में एक बात आ गई कि सर अगर एक ही वेवलेंथ होता या सेम फ्रीक्वेंसी होती तो एक ही एनर्जी, एक तरह का लाइट निकलता, बट लाइट अलग अलग कलर के निकल रहे हैं, या लाइन एक सीरीज बन रहा है हमारा, अलग अलग पैटर्न पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे इसका एनर्जी अलग होगा, इसका एनर्जी अलग होगा, इसका एनर्जी अलग होगा। अगर सारे के सारे जो भी लाइट वेव्स निकल रही थी उनका अगर एनर्जी सेम हुआ या एक जैसे हुए तो सबका एनर्जी सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक सीरीज मिला हम लोग को। सीरीज मिलने का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी अलग अलग थी। अब इसी चीज को उन्होंने रिलेट करवाया। ये चीज एक्सपेरिमेंटली देखा था, हाइड्रोजन पे किया था एक्सपेरिमेंट बोहर ने किया एक्सपेरिमेंट। तब इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड का मॉडल लिया और प्लैंक का एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लिया, क्वांटम थ्योरी लिया, क्लासिकल मैकेनिक्स लिया, इनको पकड़ा। क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बोलेंगे यार उसको, रदरफोर्ड का मॉडल ही बोलो, क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब अलग हो जाएगा वो। रदरफोर्ड का मॉडल लिया और प्लैंक का मॉडल लिया, दोनों को क्या कर दिया, आपस में मर्ज कर दिया। कि रदरफोर्ड ने सही बात बोली कि एटम है, ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या बोला था, एटम है और इलेक्ट्रॉन है जो कि घूम रहा है, सही है। अब कोई भी चीज सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, अब इसकी बात ये की थी बोहर ने, इसकी बात कही, सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर दी थी। क्यों बात की, क्योंकि अलग अलग एनर्जी लेवल मिल रहा था हमको, अलग अलग एनर्जी लेवल है मतलब अलग अलग ऑर्बिट हो गया, उसी को नाम दिया था, एनर्जी लेवल को ही ऑर्बिट का नाम दिया गया बाद में, कि इस ऑर्बिट में इतनी एनर्जी है, इस ऑर्बिट में इतनी एनर्जी है, यहां से ये जंप करेगा तो इतना एनर्जी रिलीज होगा, सेकंड से नीचे आएगा तो इतना एनर्जी रिलीज होगा, सेकंड से फर्स्ट में आता है तो लाइमन सीरीज होता है, बताया गया था ना, लाइमन होता है, फिर बामर होता है, 2 से 3, 2 से फिर पी फंड हो गया, पास्चन हो गया, सही है ना। तो अलग अलग सीरीज का बताया गया कि इस ऑर्बिट से लोअर ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि लाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बात देख ली उन्होंने। तो इन्होंने क्या कहा कि सर इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है और उस ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट बदला एनर्जी बदल गई, ऑर्बिट बदला एनर्जी बदल गई, बात समझ आती है। तो यहीं पे उन्होंने कहा कि ठीक है, रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सही बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, जो कि फिक्स्ड एनर्जी लेकर के चलता है। उस ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी है, फिक्स्ड एनर्जी है, वो कांस्टेंट रेडियस रहेगा, स्पाइरल पाथ फॉलो नहीं करने वाला है, ठीक। अब यहीं से बनाया गया पहला पॉस्टुलेट कि अगर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट, इन सर्कुलर ऑर्बिट, और बचपन से एक बात पढ़ी हुई है हम लोगों की कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल, और दूसरी चीज सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स होता भी नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्स फोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स इंटरेक्ट कर रहा होगा, ये प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा किसके जैसा, सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू, लिख लेते हैं कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिख लेते हैं कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपोज करो रेडियस आर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा है विद वी वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन का मास मैं मान लेता हूं स्मॉल एम है, एम वी स्क्वायर बाई आर लिखा जा सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स के। अब यहां आप देखो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैं अभी के लिए मान लेता हूं कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, जेडी माना जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन पे ई होता ही है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, जेडी इंटू ई अपॉन में आर स्क्वायर, सही है। तो इसको चाहो तो थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी इसका सबसे ज्यादा यूज आने वाला है, इसी से हम लोग निकालेंगे रेडियस, कुछ कैंसिल आउट मत करना, भी कैंसिल वैंसिल नहीं करना है, क्रॉस क्रॉस कुछ नहीं करना है, यहीं से हम लोग निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा। क्योंकि बाबू देखो अलग अलग ऑर्बिट है, एनर्जी ये लाइन स्पेक्ट्रम से हमको पता चला कि अलग अलग ऑर्बिट है वहां पे, तभी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट हमको मिल रही थी। तो अगर अलग अलग क्या है ऑर्बिट है,
तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस अलग अलग होगा, रेडियस अलग अलग होगा तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। तो वही चीज निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे निकालते हैं बोहर रेडियस, ठीक है ना, बोहर रेडियस ऑफ मान लो सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, nth ऑर्बिट, एक जनरल फॉर्मूला बनाया जाएगा। उस ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन की ये बताया जाएगा, और जिस भी ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा वहां पे एनर्जी क्या है, ये तीन चीजें निकालते हैं हम लोग। अब क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो फ्रीक्वेंसी की बात कर ली जाती है, टाइम पीरियड की बात कर ली जाती है ना, तो ये सारी चीजों को हम लोग निकालने वाले हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोला गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन इन विल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस फिगर को बनाना और इसको लिख लेना, जो पोस्टुलेट लिखे उसके नीचे। तो बाबू एक बात तो पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब एक चीज बताओ जरा, जैसे वो देखा होगा तुम लोगों ने, एक पहिया होता है जिसपे ऐसे डंडे से मार करके पहिए को चलाते रहते हैं लोग। बचपन में खेले होगे लोग, नहीं खेले, बहुत बढ़िया है, खेलते हुए देखे होगे लोग। टायर से क्या करते हैं लोग, ऐसे रोल करा देंगे हल्का सा और पीछे दौड़ते रहेंगे, डंडा से इसे मारते रहेंगे और रोल करता हुआ जाता रहता है। 6 में रहो चाहे 8 में रहो, उससे नहीं मतलब है, देखे होगे कभी न कभी, ठीक है। ठीक, क्या मैं या कोई भी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के इसी से मार रहा है क्या, चल बाबू चल 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 बाबू चल चल बाबू चल 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 चल, कर रहा है क्या कोई, ना, नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कोई फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर जो रोटेट करवा रहा होगा, मतलब इधर एक्सेलरेशन कोई दे रहा है क्या, सेंट्रीपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स बांध करके रखता है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा, क्यों, क्योंकि कोई इसके पेरीफेरी की तरफ कोई फोर्स तो लगा नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कोई डंडे से इसे हाँक रहा है इसको, चल बाबू ऐसे 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 करके, नहीं ना, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं है। लेकिन सर अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में होता है तो वहां पे टॉर्क लगता है कि नहीं, फोर्स की बात नहीं करते हम लोग, टॉर्क की बात करते हैं कि नहीं। तो सर एक बात और हम लोग पढ़े थे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी तरह से न्यूटन्स के ये फोर्स को हम लोग सर्कुलर मोशन में क्या लिखते हैं, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर फोर्स नहीं लग रहा है, सर टॉर्क लग ही नहीं रहा है, फोर्स लग ही नहीं रहा है, जब फोर्स नहीं तो टॉर्क नहीं, कोई टॉर्क नहीं लगा रहा हूं मैं, ना कोई फोर्स लगा रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं, फोर्स का मतलब मैं टेंजेंशियल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। ये रेडियल जो फोर्स होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, बांध करके रखने का काम करता है। अगर तुमको इस सर्कुलर ऑर्बिट में इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना है तो तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, बात समझ आती है ना, ऐसे ऐसे होकर के मारना पड़ेगा। जैसे पंखा का स्पीड बढ़ाना होता है, रेगुलेटर से हम लोग बढ़ाते हैं, क्यों, और ज्यादा हमने क्या दिया, आरपीएम दिया इसको, सही है। यहां मैं इस तरह से कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, ये फोर्स सिर्फ बांध करके रखा हुआ है, ये एक्सेलरेट नहीं करवाता है, ठीक। तो सर टॉर्क जीरो, टॉर्क अगर जीरो हुआ इसका मतलब क्या होता है कि dl बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सोचो बोहर ने क्या क्या चीजें सोची थी उस समय पे, किसी का रेट ऑफ चेंज अगर जीरो हो रहा है इसका मतलब एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा कि नहीं होगा, बहुत बढ़िया। एल का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, एम वी आर लिखते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही बोहर ने सेकंड पोस्टुलेट दिया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है चार्ज पार्टिकल का या इलेक्ट्रॉन का, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहने वाला है। बाद में जब वैल्यूज को कैलकुलेट किया गया था, है ना, हर एक ऑर्बिट में जब मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा था तो ये वैल्यू किसके बराबर आई थी, h अपॉन 2 पाई के बराबर आई थी। जैसे याद हो क्लास 10th में तुमको बताया गया था पाई कैसे बना था, सुन लो पहले मेरे, सुन लो ना, पाई कैसे बनाया गया था, एक सर्कल लिया गया, काट करके इसको फैलाया गया, इसके डिस्टेंस को मेजर किया, अपॉन में डायामीटर लिया, तो इसकी वैल्यू को जब कैलकुलेट किया कितना आया 3.14। बड़ा सर्कल लिया, अगेन रेशियो लिया, फिर 3.14 आया, फिर और बड़ा सर्कल लिया, फिर से ये रेशियो लिया, फिर 3.14 आया। इसी 3.14 2857 को हम लोगों ने क्या बोल दिया था, पाई बोल दिया। उसी तरीके से अलग अलग ऑर्बिट में ये वैल्यू निकाली जा रही थी, इसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही थी, बार बार न्यूमेरिक वैल्यू बार बार कुछ आ रही थी। उसको बाद में जब चेक किया गया तो h अपॉन 2 पाई के बराबर आया था, मतलब h अपॉन 2 पाई में उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया, समझ आ रही बात ना, उसको चेंज किया h में, क्यों, क्योंकि प्लैंक को लाया था ना भी थ्योरी में, क्वांटम थ्योरी को लाए तो प्लैंक को भी तो सम्मान देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो प्लैंक कांस्टेंट के
रिलेशन में हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू को निकाला, तो h/2 पाई में आया था। बात समझ में आई? तो देखे ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। जो भी पॉस्टुलेट बनाए जाते हैं या न्यूटन्स के लॉ जो बनाए गए वो सारा एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ये नहीं अलग अलग नहीं है। वो पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मूव किया, फिर दूसरा काम दिमाग में आया कि इसको मैं डंडे से मार नहीं रहा हूँ, डेट मीन्स मैं यहाँ कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स ही टॉर्क बनाता है। जब टेंजेंशियल फोर्स नहीं है तो टॉर्क नहीं है, जब टॉर्क नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व, इसी को बनाया उन्होंने सेकेंड पॉस्टुलेट। सेकेंड पॉस्टुलेट बताया क्या, mvr इज इक्वल्स टू mvr इक्वल्स nh/2 पाई, जहां पे n जो होता है हमारा 1 2 3, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम कंडीशन। इसको हम बोलते हैं क्वांटम कंडीशन। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनो, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करना है तो उसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर वो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन उस क्या बोलेंगे, ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा। समझ बात? तो इसको हम बोलते हैं क्वांटम कंडीशन, और इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन को। एन जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक, तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा बाबू, रुको बताता हूँ क्या लिखना पड़ेगा। तीसरा पॉस्टुलेट क्या था, अभी ये जब ऑन कर रहा हूँ तभी टी टी कर रहा हो, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। वो वाला फैन बंद कर दो पीछे वाला। चलो, थर्ड पॉस्टुलेट क्या था हमारा, फिर क्लिक कर रहा है यार। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। आओ, थर्ड पॉस्टुलेट में था कि बोहर ने ये चीज़ देख लिया कि एनर्जी जो है हमारी क्या है, हर एक ऑर्बिट की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी है जो कि कांस्टेंट रहेगा। और रदरफोर्ड ने निकाला भी था एनर्जी, टोटल एनर्जी निकाला गया था रदरफोर्ड में, याद हो तो 1/-1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख लो, हाफ वाला जो था ना बताया था, तो -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² बाई R। टोटल एनर्जी जो तुमको सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया था, जो तुम वो ली थी एलसीएम। तो यार ये पूरा पढ़ा दिया जा रहा है, हर एक चीज को इनको याद ही नहीं रह रहा है। एलसीएम खुद ही ली थी ना ये, उसके बाद इनको याद भी नहीं है कि क्या था एक्सप्रेशन टोटल एनर्जी का। ठीक है, तो एनर्जी रदरफोर्ड ने बताया था हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन अगर मान लो एक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब आ रहा होगा तो एनर्जी एमिट कर रहा होगा कुछ ना कुछ, और उसी एनर्जी को इन्होंने क्या किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेट करवा दिया था कि एनर्जी जब एमिट करेगा तो वो एच न्यू के बराबर एमिट करने वाला है। तो तीसरा पॉस्टुलेट क्या बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से, सपोज करो E2 है, -E1 जो होगा वो एच न्यू के बराबर हो जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में जब भी आएगा तो वो एच न्यू एनर्जी क्या करने वाला है, एमिट करने वाला है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब लेकिन अब तुम्हारा सवाल ये भी हो सकता है कि सर वो गया कैसे ऊपर, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में गया कैसे, वैसे बताया भी था मैंने, एटम्स में क्या होता है, कोलिजन होगा। एटम्स में कोलिजन होता है, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो एटम्स में कोलिजन होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे और अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और जैसे ही उनकी एनर्जी खत्म होगी, वापस घर वापसी होगी, उस समय पर एनर्जी वो एमिट करते हैं जो कि एच न्यू के बराबर होता है। ठीक, तो ये तीसरा पॉस्टुलेट था बोहर का। नोट करो, बोहर का सब कुछ खत्म हो चुका अभी यहाँ पे। चलो देखो ध्यान से, अब सबको पता चल गया बोहर का ऑर्बिट है। अच्छा, स्टेशनरी क्यों बोलते हैं आगे अभी हम लोग देखा जाएगा, वैसे ही बता देता हूँ। एनर्जी कांस्टेंट थी, एनर्जी कांस्टेंट रहती है हर एक ऑर्बिट की, अभी हम लोग एक्सप्रेशन भी निकालेंगे तो वहां से भी क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि एनर्जी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। इसी वजह से उसका नाम क्या रखा गया था, स्टेशनरी ऑर्बिट नाम रखा गया था। अब जो भी स्टेशनरी ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका अपना एक रेडियस भी होगा। ठीक है, अब उसी रेडियस को हम लोग निकाल रहे हैं। तो हमें पता है बोहर के सेकेंड पॉस्टुलेट से mvr इज इक्वल टू क्या होता है, nh/2 पाई। हमें रेडियस निकालना है तो मैं यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा,
यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल करके पहले वाले पॉस्टुलेट में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। इन्हीं दो पॉस्टुलेट की मदद से सब कुछ निकाला जाता है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, NH अपॉन में 2 पाई, और ये mr नीचे चला आएगा, mr हो गया ये, ठीक है। फ्रॉम बोहर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट हमको पता है, फ्रॉम फर्स्ट पॉस्टुलेट हमको पता है कि क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू k जेडी इंटू ई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे v की वैल्यू को मैं यहाँ से उठा करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो m बाई आर, v का मतलब ये है पूरा पूरा NH अपॉन में 2 पाई mr होल स्क्वायर इक्वल्स k जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर आर स्क्वायर, और एक आर ऑलरेडी बैठा हुआ था, इज इक्वल टू के जेडी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। चालू कर लो उसको, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमको r निकालना था कि नहीं, रेडियस ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, r यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से r कितना हो जाएगा, r इक्वल्स, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, ये होगा क्या, तो ये हमारा आया रेडियस आया बोहर के स्टेशनरी ऑर्बिट का। फॉर हाइड्रोजन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो रेडियस उसका निकल गया, यहाँ से पता चल जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब चाहे एक चीज यहाँ पर तुम ध्यान से अगर तुम देख रहे होगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, एच कांस्टेंट होता है कि नहीं, 4 कांस्टेंट होता है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट होगा, के भी कांस्टेंट है, जेड की वैल्यू 1 कांस्टेंट है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ई कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या वेरी कर रहा है, एन वेरी कर रहा है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, पहले तो ये लिख लेते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बोहर ने हाइड्रोजन की ही बात की थी, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1, देयरफॉर रेडियस ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये हाइड्रोजन के लिए है, सही। तुम ये वाला फॉर्मूला याद रखना, जनरल फॉर्मूला जो है, सही। तो यहां से हमको पता चल रहा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, अगर मैं पहले ऑर्बिट की बात करूं, पहले ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 होने वाला है। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं तो रेडियस कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। n की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो रेडियस क्या होने वाला है, 9 होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ऑर्बिट्स में ऊपर की तरफ जा रहा हूं, मैं 1 2 3 4 कर रहा हूं, तो रेडियस जो है वो सिमेट्रिकली नहीं बढ़ रहा है, रेडियस सिमेट्रिकल नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर न्यूक्लियस हमारा यहाँ पे, तो पहला ऑर्बिट का अगर रेडियस ये है तो दूसरे का थोड़ा सा और बड़ा होगा, तीसरे का थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से 1:4 9 16 ऐसे करके ये वेरी कर रहा है। मतलब जो भी यहाँ पे ऑर्बिट है वो उनकी विड्थ जो है, उनकी जो थिकनेस है दोनों के बीच में, दो ऑर्बिट्स के बीच की जो चौड़ाई है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, इस चीज को याद रखना। और ये बोर्ड में पूछा जाता है कि प्रूव करो कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ करके रखेंगे हम लोग। रेडियस निकाल दिया गया है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है कि जिस किसी एक भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या रहने वाली होगी। तो हमको पता है फ्रॉम फर्स्ट पॉस्टुलेट से हमको पता है Fc बराबर Fe मीन्स mv स्क्वायर बाई आर
इक्वल्स के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आर कितना आने वाला है के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, सही है। देखो जब वेलोसिटी निकालना होगा तो आर को एलिमिनेट कर दो, सही है। जब वेलोसिटी आर निकालना था तो हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी को एलिमिनेट किए थे, बस इतना याद रखो। दोनों से ही काम चलेगा। फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट हमको पता है, फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट, एग्जाम में चाहे तो बोहर लिख लेना, बोहर सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम वी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। दोनों ही सेम रेडियस की बात कर रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट कर देते हैं सर। के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई एम वी, वी वी एम एम कैंसिल आउट, एक वेलोसिटी बचा हुआ है, यही निकालना था हमें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच। ये आ गया वेलोसिटी एक जनरल एटम के लिए फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। और हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन में एन एच। तो यहां से हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं हायर ऑर्बिट्स में जाऊंगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे हायर ऑर्बिट्स में जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन बाबू रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में या एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। मतलब कोई भी चक्कर काट रहा है, यहां से शुरू हुआ, कितने समय बाद वापस आया यहाँ पे, मतलब एक सेकंड में कितनी बार आ रहा है, कितनी समय बाद आया उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और एक सेकंड में कितनी बार घूमा उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक। हम लोग को पता है एज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़े हैं कि नहीं, किसी भी सर्कुलर मोशन में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। एंड ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है कि नहीं, ओमेगा 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू बोला जाता है उसको, 2 पाई न्यू होता है। इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखोगे, देयरफॉर v इज इक्वल टू आर इंटू 2 पाई न्यू, ये हो जाएगा, ठीक। हमें क्या निकालना है सर, फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन में 2 पाई आर। अब वेलोसिटी हमको पता है, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जब वेलोसिटी की वैल्यू तुम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे बाबू, सही है, तो क्या आएगा उसको देखो, ऑन, या काम करते दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v एंड r वी गेट, क्या गेट करेंगे सर, ध्यान से देखते रहना। न्यू इज इक्वल टू v का मतलब कितना हो जाएगा, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच, 1/2 पाई आ रहा है, तो यहाँ पे 2 पाई और r की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, उछल के ऊपर जाएंगे, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये होगा। देखो क्या क्या कैंसिल आउट होता है इसमें से, हाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, h कैंसिल आउट होगा क्या ना, n नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं कैंसिल आउट होने वाले हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, यहां से देखो 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर m, और क्या है e की पावर 4 अपॉन में n क्यूब h क्यूब, कुछ उठा तो नहीं, k हो गया, z हो गया, e हो गया, पावर 5 स्क्वायर हो गया, m हो गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना,
4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, जेड फॉर हाइड्रोजन 1 होता है, ये भी कांस्टेंट ही है। या इसको अभी फिलहाल के लिए मैं वेरिएबल ले करके चलता हूँ, छोड़ो। एम कांस्टेंट, ई की पावर 4 कांस्टेंट, एच कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब बोल सकता हूँ कि नहीं, बोला जा सकता है। और हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जेड की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो याद रखना है हमारा क्या है कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, है ना, ऑर्बिट बढ़ता जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। और समझ में भी आता है। और अब लंबा चक्कर काटना है ना, अब लंबा चक्कर काटना है तो यार पूरा प्योर बहु है ये, प्योर। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात अब कर ले रहा है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास एनर्जी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। उसी एनर्जी को हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है फ्रॉम फर्स्ट पॉस्टुलेट, फ्रॉम फर्स्ट पॉस्टुलेट हमको पता है एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्या होता है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है। यहां से एक आर कैंसिल हो गया, एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कि नहीं, तो इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दूं, ठीक है। लिख लेते हैं पहले, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाने वाला है, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमारा क्या होता है, पीई लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई टेस्ट चार्ज। ये होता है ना पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल कितना होगा, के जेड ई बाई आर और माइनस ई, टेस्ट चार्ज क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोटॉन की वजह से इतना पोटेंशियल है एट अ डिस्टेंस आर, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, पोटेंशियल इज नथिंग बट क्यू इंटू वी। पोटेंशियल सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज कौन है यहाँ पे, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है जेड ई, और हमारा टेस्ट चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई के साथ लिखा जाएगा, आर डिस्टेंस पे इतना हो रहा है हमारा, ठीक। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें अगर, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा कि नहीं, ये होने वाला है। देयरफॉर टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल एनर्जी कितना हो जाने वाला है, टोटल एनर्जी जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक इज हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। अगेन क्या हुआ, हाफ माइनस फुल, माइनस हाफ होगा, माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2 आर हो जाएगा। यहां पर भी आ गया क्या, निगेटिव आ रही है कि नहीं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी निगेटिव आने का मतलब बाइंडिंग एनर्जी बढ़िया होगी, है उतना बढ़िया से बाइंड करेगा। अच्छा, अब आर की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, आर की वैल्यू को पुट करते हैं। आर क्या होता है, फॉर्मूला बोलो जल्दी से आर का, सिंस आर इज इक्वल टू क्या था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर था, यही था ना। अब इस आर की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा और फिर देखते हैं क्या एक्सप्रेशन हमारा आता है। तो देयरफॉर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर। तो 2 इंटू आर की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये होगा। सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे एनर्जी क्या आने वाली है हमारी, माइनस के इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। पहले यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, के इंटू के स्क्वायर, जेड इंटू जेड स्क्वायर, ई की पावर 4, बाकी सबको लिख लिया गया है और एम बचा हुआ है यहाँ पे।
अपॉन में क्या हो जाएगा, n² h²। ये हमारा आ गया एनर्जी का एक्सप्रेशन। अगर तुम यहां फिर से ध्यान दोगे बालक, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट, z फॉर हाइड्रोजन 1 होता है, E कांस्टेंट, m कांस्टेंट, h कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होता है, ऑन सब्सटीट्यूटिंग हम एनर्जी निकालते हैं यहाँ पे, ऑन सब्सटीट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, Z1। तो यहां से हमें एनर्जी जो मिलती है वो मिलती है -13.6 बाई n²। कितने मिलेगी, -13.6 n²। इसको तुमको याद रखना है। एनर्जी एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² होगा, मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट में हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट में जाएंगे, एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। ध्यान से सुनो, जो पूछ रही थी तुम डाउट, इलेक्ट्रॉन वहां पे होता है लूजली बाउंड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ मैंने 1 रखा, पहला ऑर्बिट कितना आएगा, -13.6 आएगा। 2 रखो, 2² मतलब 4 से डिवाइड हुआ, -13.6 से कम वैल्यू आएगी, -5 पॉइंट समथिंग आता है, -5 पॉइंट। ठीक है, फिर से -3। क्या मैं पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं कि नहीं, पॉजिटिव की तरफ हम लोग शिफ्ट करते जा रहे हैं। और हमने बात की थी टोटल एनर्जी जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना अच्छी बाइंडिंग एनर्जी होती है, मतलब जो भी आउटर मोस्ट में जो होगा इलेक्ट्रॉन, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है इसी वजह से, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कम है। जितना ज्यादा टोटल एनर्जी निगेटिव होगा उतनी अच्छी बाइंडिंग एनर्जी है, जितना कम होगा, कम होने का मतलब पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करना। ठीक है ना, नोट करो इसको।